कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। देखिए दो वर्ड हैं इसमें, रासायनिक और बल गतिकी। रासायनिक का मतलब क्या है? रासायनिक का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, और बल गतिकी का मतलब होता है उससे गति से संबंधित, उसकी अभिक्रिया की गति से संबंधित बातें। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो एक छोटी सी बात करते हैं हम कि हमने अम्ल मिलाया, मान लीजिए HCl, किसके साथ? एक क्षार के साथ। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया बहुत तेजी से तुरंत होती है और बनता है NaCl और H2, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। बहुत तीव्रता से होने वाली अभिक्रिया है ये। ठीक है, तीव्रता से का मतलब बहुत जल्दी हो गई, स्पीड बहुत फास्ट थी इसकी। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी उसी तरीके से हम देखें, हमने पढ़ा है जीवाश्म निर्माण या कहें फॉसिल ईंधन, ये होते हैं ना डीजल पेट्रोल आदि। पेट्रोल, ये पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ? चट्टानों को नीचे बनते हैं, और इन चट्टानों को नीचे बनने में 300-400 वर्षों का समय लग जाता है। यानी कि क्या है, परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को होने में कितना समय लग रहा है। ठीक है ना। भूख की जमीन की परतें बनती हैं, ठीक है ना, वो उनमें बहुत मौसम बनते हैं, इनमें एक बहुत समय परिवर्तन ज़्यादा लगता है। यानी हम ये कहते हैं कि अभिक्रियाएं बहुत ही मंद गति से हो रही हैं। ठीक है ना। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत ना तेजी से होती है और ना ही बहुत धीरे होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ हिसाब से हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अभिक्रियाएं जो हैं गति के आधार पर अनेक प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। और बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो उन अभिक्रिया के वेगों को प्रभावित भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जिस रसायन विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे ही हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्लियर? देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है ना। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये वेग के आधार पर होती हैं 3 प्रकार की, जो भी मैंने बताया था। 3 प्रकार की कौन कौन सी? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं एक तो होती हैं तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बताई थी, बहुत तेजी से हो गई। ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं तात्कालिक या तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं हैं। दूसरी होती है अति मंद अभिक्रियाएं हैं। अति मंद अभिक्रिया का मतलब अति मंद, बहुत ही धीरे धीरे से हो रही हैं, बल्कि हमें कभी कभी देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे अभिक्रिया हो ही नहीं रही। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम अति मंद अभिक्रियाएं। ये सभी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे जैव ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल आदि होते हैं, जीवाश्मों का बनना, चट्टानों का क्षय, चट्टानें बहुत धीरे धीरे घिसती हैं। ठीक है ना। तो अगली होती है मंद अभिक्रियाएं। मंद का मतलब तात्कालिक की कंपैरिजन में तो इनकी स्पीड कम है, लेकिन अति मंद की तुलना में इनकी स्पीड ज़्यादा, यानी इन दोनों के बीच की स्थिति है ये। ठीक है ना। तो ये मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, सामान्य वेग से संपन्न होती हैं और कुछ मिनटों में ही मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की अभिक्रिया हो गई। ये बहुत तीव्र वेग से संपन्न होंगी, ये बहुत धीमे वेग से संपन्न होंगी, ये मध्यम वेग से संपन्न होंगी। ये सभी आयनिक अभिक्रियाएं होंगी, ये आणविक होंगी, ये ध्रुवीय यौगिकों की अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है ना। देखो जैसे उदाहरण HCl और NaOH से NaCl और AgH2O का बनना, या NaCl और AgNO3 से AgCl और NaNO3 का बनना, ये आयनिक अभिक्रिया हैं, आयनिक यौगिकों के मध्य हो रही हैं। अति मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण मैंने आपको बताई दिए। और मंद अभिक्रिया यानी कि जो कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक में पूर्ण हो जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन H2O2 अपघटित हो रहा है H2O और O2 में। इसी तरीके से N2O5 का अपघटन N2O5 अपघटित हो रहा है NO2 में और O2 में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। अब ये वेग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम। देखिए जैसे कोई अभिक्रिया है A+B = C+D। ए और बी अभिकारक हैं, सी और डी उत्पाद हैं। माना प्रारंभ में हमने इनके 5-5 मोल लिए, ए के भी और बी के भी, और उस समय उत्पाद के मोल कितने हैं? 0। ठीक है ना। 10 मिनट बाद हमने नापा, देखा कि ए और बी के 3-3 मोल बचे, यानी इनके 2-2 मोलों ने आपस में अभिक्रिया कर ली, और सी और डी के 2-2 मोल बन गए। फिर अगले 10 मिनट बाद देखा तो इनका 1-1 मोल ही बचा और इनके 4-4 मोल बन गए। ठीक है ना। तो अब हम ये क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। अब अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है तो किस वेग से चल रही है, इसका कैसे पता लगाएं? इसका पता लगाएंगे हम कि
कितने समय में इनके मोलों की संख्या या सांद्रता जो है वो घट गई, है ना। हम एक लीटर में मान रहे हैं सबको, ठीक है ना। तो हम ये आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट में ए के 2 मोल घट गए, बी के भी 2 मोल घट गए, सी के 2 मोल बढ़ गए और डी के 2 मोल बढ़ गए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो समय के साथ अभिकारकों और सांद्रताओं की, अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन है कितने समय में हो रहा है, ठीक है। जैसे सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। ये हम चाल को यहाँ वेग के रूप में कह रहे हैं, एक दिशीय है, ये विमीय राशि है। तो वेग क्या हो जाएगा, दूरी की जगह यहाँ क्या आ रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन, है ना, बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है ना। कि जैसे यहाँ था कि ए और बी की सांद्रता घट रही है, सी और डी की सांद्रता बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन की जगह पर कि अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी आ रही है या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है, बटे समय, जितने समय भी हो रहा है। जैसे हमने यहाँ कहा कि 5 मोल से 3 मोल प्रति लीटर रह गया तो 2 मोल घट गया, ठीक है ना, -2 हो गया कितने समय में, 10 मिनट में, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, सी या डी, उत्पाद के रूप में हम देखें तो कितने बढ़ गया, 2 बढ़ गया, प्लस हो गया कितने समय में, 10 मिनट में, ठीक है ना। तो 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, है ना। ये इसका क्या आ गया, वेग आ गया, स्पीड आ गई, रासायनिक अभिक्रिया का वेग आ गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे R से, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना इसको, तो स्मॉल r से या dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ dx का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन और dt का मतलब होता है परिवर्तन में लगा समय। तो R बराबर क्या हो गया, dx/dt बराबर अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे सांद्रता में कमी में होने में लगा समय। ये माइनस में होगा, कमी हो रही है ना तो ये माइनस में आएगा, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे सांद्रता में की वृद्धि होने में लगा समय, यानी कि dc/dt ये प्लस होगा, दोनों की वैल्यूज बिल्कुल बराबर होंगी। समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो देखते हैं क्या होता है औसत वेग, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत सामान्य, जब जो इसे भी अब मैंने बताया था कि औसत वेग कैसे निकालते हैं हम, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो इसी तरीके से औसत वेग कैसे निकलेगा, औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय, ठीक है ना। अब ये देखो क्या होता है, अभी जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि ए और बी अभिकारक हैं और सी और डी उत्पाद हैं, तो समय के साथ क्या होगा, ए और बी की सांद्रता तो घटती जाएगी और सी और डी की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये कंटिन्यूसली बढ़ेगी और ये कंटिन्यूसली घटेगी। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनते हैं, हमने सामने वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अभिकारक की सांद्रता तो इस तरह से घटती जाएगी समय के साथ, है ना, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। देखिए अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, या दोनों को एक साथ दिखाएं तो इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कहें कि मान लीजिए हमने ये ग्राफ पर ये लंब डाले कि ये C1 सांद्रता T1 समय पर थी और C2 सांद्रता T2 समय पर थी। तो C1 से सांद्रता को C2 होने में, ठीक है, या उत्पाद के अभिकारक के लिए हम निकालेंगे तो इस तरीके से उल्टा निकालेंगे, ये C2 होगा ये C1 होगा, तो इसके लिए ये समय और ये समय, ठीक है ना, ये T1 और T2। तो यहाँ इन सांद्रताओं में जो परिवर्तन हुआ है बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि T2 माइनस T1 से हम क्या निकालेंगे, इस अभिक्रिया का औसत वेग निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे कुल समय का अनुपात ही अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है।
इसको आर एवरेज आर एवीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी, सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे सांद्रता में कुल लगा कुल समय। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। समझ में आ गई चीज। ये हो गया औसत वेग, ज्यादातर न्यूमेरिकल हम इसी से करते हैं। दूसरा आता है ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। ताक्षणिक यानी किसी समय विशेष पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड क्या थी। जैसे हम बाइक चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो किसी स्पीडोमीटर क्या बताता है, उस टाइम की स्पीड को बताता है कि उस समय हम किस स्पीड से चल रहे हैं। तो उसी तरीके से किसी अभिक्रिया का किसी विशेष टी समय पर जो वेग होता है उसे ही हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है ना। ताक्षणिक वेग आर इंस्टेंटेनियस से आर आई एन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, यानी कि अनंत सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन बटे अनंत सूक्ष्म समय अंतराल। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ग्राफ बना रखा है हमने अभिकारक की सांद्रता के लिए बनाया है मैंने ग्राफ, कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है। तो समय के साथ जब घटती जा रही है तो किसी टी समय पर अनंत सूक्ष्म टाइम, जब हमने औसत वेग निकाला था तो ये जो टी और ये जो डेल्टा सी का अंतराल था ये बड़ा था, इस अंतराल को हमने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, सूक्ष्म अंतराल कर दिया। तो इस सूक्ष्म अंतराल में C1 C2 का अंतर और T1 T2 का जो अंतर होगा उनको निकालकर उनका अनुपात निकालते हैं तो ताक्षणिक वेग आ जाता है। या हम ये कहें कि किसी टी समय पर, मान लीजिए हमें इस समय इस टी समय पर हमें वेग ज्ञात करना है, ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा, जो tan थीटा का मान आएगा, वो ही उसका ताक्षणिक वेग भी प्राप्त हो जाएगा। समझ आया। किसी टी समय पर इस ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है यानी कि जो tan थीटा होता है वो ही आर इंस्टेंटेनियस यानी कि ताक्षणिक वेग होता है। ठीक है ना। और तीसरा वेग हम देखते हैं प्रारंभिक वेग। नाम से समझ में आया होगा, प्रारंभिक यानी जब अभिक्रिया शुरू होने वाली थी। तो उसको कैसे ज्ञात करें, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक स्थान पर इस सांद्रता वाले अक्ष को काटता है। उस सांद्रता वाले अक्ष पर अगर हम उस समय एक स्पर्श रेखा खींचे तो हमें यहाँ पर टी मिल जाएगा। तो ये सांद्रता बटे समय, ये सांद्रता बटे समय का जो अनुपात आएगा वो प्रारंभिक वेग कहलाएगा। यानी कि किसी अभिक्रिया के t बराबर 0 समय पर जो वेग होता है वो ही उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। ठीक है ना। यानी आर इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिमिट टी टू 0, टी बराबर 0। समझ में आ गई चीज। तो इस तरीके से 3 प्रकार के वेग होते हैं। ये अभिक्रिया के वेग और तथा स्टोइकियोमेट्री में संबंध। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में लिखी जाए तो जब तक वो संतुलित ना हो तब तक वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के वेग में आपस में क्या संबंध है, इस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है ना। जैसे ये अभिक्रिया है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए और बी क्या हैं, अभिकारक हैं। सी और डी क्या हैं, उत्पाद हैं। P और Q ये तो अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं, या हमें कहें इनके मोलों की संख्या है। एक्स और वाई सी और डी की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है या इनके मोलों की संख्या है। ठीक है ना। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा ए की या बी की सांद्रता में होने वाली कमी बटे समय, या सी या डी की सांद्रता में होने वाली वृद्धि बटे समय। ठीक है ना। तो देखो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, यहाँ हमें ध्यान देना है इस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों पर। जब हम इनका आपस में रिलेशन निकालेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का उस वेग में हमेशा भाग लगाया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि आर यानी अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, -1/p डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी तो क्या हो गया, डी ए मतलब सांद्रता में एक ही सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय। इसमें हमने इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगा दिया। ठीक है ना। मान लीजिए 2 है कि एक ए पूरे ए को इसकी सांद्रता कम होने में इतना समय लगा तो 2 का कितना लगता, आधा लगता। ठीक है ना, या जितना भी था। ठीक है, तो इसी तरह से Q है तो 1/Q डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/x डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/y डी डी अपॉन डी टी।
जैसे अभिक्रिया ली हमने अमोनिया निर्माण की, अमोनिया निर्माण की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है N2 + 3H2 = 2NH3, यानी R बराबर क्या होगा -dN2/dt -1/3, 3 है ना यहाँ पर, तो हमने 1/3 कर दिया, dH2/dt +1/2 dNH3/dt। समझ में आ गई चीज़। ये रस समीकरणमितीय गुणांक जो है हमेशा साथ में लिए जाएंगे, इनका भाग लगाया जाएगा। ठीक है, अब हमें HI निर्माण के लिए देखें तो वो क्या आएगा, HI अपघटन के लिए हम देखेंगे तो 2HI = H2 + I2। ठीक है ना, तो यहाँ जो HI के विलुप्त होने की दर होगी, विलुप्त होने की दर मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है ना, तो सांद्रता घटने का मतलब क्या हो गया, सांद्रता विलुप्त होने का दर, और उत्पाद बनने की दर का मतलब उत्पाद बढ़ने की दर का मतलब उत्पाद बनने की दर। तो HI विलुप्त होने की दर क्या होगी, 1/2 dHI/dt, माइनस अपने आप में विलुप्त होने को प्रदर्शित कर रहा है, और H2 या I2 बनने की दर क्या होगी, प्लस dH2/dt बराबर होगा प्लस dI2/dt। तो इसमें रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया R बराबर -12 dHI/dt, ये तो विलुप्त होने की दर थी, बराबर बनने की दर यानी कि dH2/dt बराबर dI2/dt, दिस इज I2। ओके, क्लियर। हमेशा किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के विलुप्त होने की दर हमेशा बराबर होगी उत्पाद के बनने की दर के। ठीक है ना, और और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें, देखो ये कुछ लंबी सी अभिक्रिया ली हमने, 5Br- + BrO3- + 6H+ = 3Br2 + 3H2O। यहाँ जो भी गुणांक लिखे गए हैं उनके हमें भाग लगाने हैं, तो R बराबर क्या हुआ, -1/5 dBr- /dt = -d, यहाँ कोई भी गुणांक नहीं इसलिए हमें किसी चीज़ का भाग नहीं लगाना पड़ा, BrO3- /dt = -1/6, यहाँ 6 था ना, तो 1/6 dH +/dt = +3 है यहाँ, तो 1/3 dBr2/dt यहाँ भी 3 है, तो 1/dH2/dt। समझ में आ गया। और ये अगर स्टोइकोमेट्री संबंध समझ आ गया तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यदि HI निर्माण के समय आयोडीन के विलुप्त होने की दर 2.5 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो HI निर्माण की दर ज्ञात करो। ठीक है ना, HI निर्माण के समय आयोडीन के विलुप्त होने की दर दे रखी है। ठीक है ना, ये HI का निर्माण हो रहा है, तो H2 या I2 के विलुप्त होने की दर बराबर होगी HI के बनने की दर के। ठीक है ना, तो यहाँ R क्या हो गया, D, केवल हम आयोडीन और HI के बीच में रिलेशन लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, तो -dI/dt = 1/2, दो इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, dHI/dt। अब dI2/dt दिया हुआ है, विलुप्त होने की दर दे रखी है ना, 2.5 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो ये वैल्यू दे दी, = 1/2 dHI/dt। अब अपन को dHI/dt निकालना है, तो 2 को इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। और देखिए एग्जाम्पल कि अभिक्रिया x + y = 2z, समय इस स्टोइकोमेट्री दे रखी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, के लिए x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो y के विलुप्त होने की दर और z के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। z के बनने की दर स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, dx/dt dy/dt = 1/2, यहाँ 2 दे रखा है ना, dz/dt। अब दिया क्या है हमें, dx/dt, ये दिया हुआ है, dx/dt = 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस समीकरण के हिसाब से हम पहले इन दोनों को इक्वल करें, तो हमें पहले ये चीज़ ज्ञात करनी है, y के विलुप्त होने की दर ये होगी, तो y के विलुप्त होने की दर क्या हुई, dy/dt बराबर dx/dt के, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऐसे कैसे आ गई, 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, अब हमें ज्ञात करनी है z के बनने की दर, तो z के बनने की दर में और इन दोनों में से किसी में भी रिलेशन देखें तो वो क्या आएगा, वो यहाँ में दिख रहा है 1/2 dz/dt, तो इस 2 को इधर ले जाएं, चाहे तो इसकी या इसकी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, dz/dt = 2 × dx/dt।
x अपॉन डी टी का मान दे ही रखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधे आंसर आ गया अपना 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। अभिक्रिया A + 2B = 3C के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर दे रखी है 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर भी ज्ञात करो। पहले स्टोइकियोमेट्री निकालते हैं। dA/dt = 1/2, dB/dt = 1/3, dC/dt। अब हमें C के बनने की दर दे रखी है, ये नहीं दे रखा है हमको dC/dt का मान, ये मान दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें A और B के लिए मान निकालने हैं। A के लिए निकालेंगे हम मान तो क्या होगा, ये 3 ऐसे कैसे इधर चला जाएगा, है ना। ठीक है ना, 1/3 dC/dt, 1/3 dC/dt की वैल्यू 10⁻² दे ही रखी है। आंसर आ गया 0.33 × 10⁻³ या 3.3 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब निकालने हमें dB/dt। अब ये रिलेशन काम में लेते हैं। 1/2 dB/dt = 1/3 dC/dt। ठीक है ना, तो हम ये 2 को उधर ले गए तो dB/dt = 2/3 dC/dt। dC/dt की वैल्यू 10⁻² है, तो इसका आंसर आ गया अपना 0.66 10⁻² या 6.6 × 10⁻³ क्लियर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल, अभिक्रिया 2A = B + 4C में 10 सेकंड में C की सांद्रता 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है। ठीक है ना, 10 सेकंड में इतनी बढ़ जाती है, तो सांद्रता में परिवर्तन ये हो गया, समय दे दिया। तो C के बनने की दर और A के विलुप्त होने की दर याद करो। C के बनने की दर क्या होगी, ΔC/ΔT। ΔC की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर अपॉन ΔT कितना दे रखा है 10 सेकेंड। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, C के बनने की दर हो गई। अब हमें ज्ञात करनी है A के विलुप्त होने की दर, तो पहले इनका स्टोइकियोमेट्रिक संबंध देखना पड़ेगा। ये क्या आएगा, 1/2 dA/dt = dB/dt = 1/4 dC/dt। ठीक है ना, तो A के विलुप्त होने की दर के लिए हम इसमें और इसमें रिलेशन देख लें तो dA/dt बराबर क्या होगा, 2 को इधर ले गए 2/4 dC/dt, ये 1/2 हो गया। dC/dt की वैल्यू हमने निकाल ली 2 × 10⁻³ वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है। मेन चीज़ ये अगर आपको समझ में आ रही है ना ये चीज़ कि हमने ये रिलेशन कैसे निकाला है, तो ये रिलेशन निकालने के बाद तो इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, अब देखो हम औसत वेग की बात करते हैं। यहाँ किसी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 30 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाती है। 30 मिनट में घट गई, 0.3 घट गई ना। ठीक है ना, तो औसत वेग की गणना मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। एक यहाँ जो हम जो समय का मान है ना, ये समय का मान यहाँ सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है। ठीक है ना, जिसमें पूछा जाए हम उसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, ΔC/ΔT। ΔC आया 0.5 - 0.2 अपॉन टाइम है 30, 0.3/30, ये आ गया 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है ना, ये तो हमने मिनट में निकाली। सेकंड में निकालना है तो ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 30 × 60 कर दें। ठीक है ना, तो 30 का मान तो हमने निकाल लिया, डायरेक्ट इसी में मिनट सेकंड्स का भाग लगा दें तो अपना औसत वेग सेकंड में आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁴। इतनी कैलकुलेशन तो हमने कर ली थी। चाहे तो यहाँ दोबारा ही लिख दें हम 0.3/30 × 60, इसको सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जांपल और, अभिक्रिया A + B = 2C में A के विलुप्त होने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स है, तो C के बनने की दर ज्ञात करो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। dA/dt = dB/dt = 1/t dC/dt। अब dA/dt दे रखा है 10⁻² और dC/dt पूछा है। ठीक है, तो dC/dt पूछा है तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो इधर 2 × dA/dt, 2 है एक की वैल्यू, dA/dt की वैल्यू दे रखी है 10⁻², एज इट इज आंसर आ गया 2 × 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना कर सकते हैं, ठीक है। और इनके जो स्टोइकियोमेट्री संबंध हैं उनमें आपस में रासायनिक समीकरण की सहायता से रिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।